नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तुर्की में आए भूकंप के बाद दिल्ली में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता की जांच के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार और एजेंसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का और समय दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित अगली सुनवाई 10 मई को होगी। दिल्ली में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता की जांच को लेकर पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा था कि भूकंप पर सरकार की निष्क्रियता से लाखों लोगों की जान जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी सरकार के हाथ अपनी ही जनता के खून से रंगे हुए नहीं होने चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि भूकंप के बड़े झटकों से निपटने के लिए सरकार अपनी तैयारी पुख्ता करे। ये तैयारी सिर्फ कागजों पर नहीं होनी चाहिए, सरकार को इस पर गंभीरता से काम करना होगा। इस याचिका में कहा गया कि 2015 से 2020 के बीच में भूकंप को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिल्ली सरकार और एजेंसियों को दिए गए थे, उनका पालन अभी तक नहीं हुआ। तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप ने दुनिया भर के तमाम देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद ये सोचना जरूरी हो जाता है कि अगर भारत में ऐसा भूकंप आया तो स्थितियां कैसी होंगी। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल कम से कम 1000 बार भूकंप आते हैं, कभी इससे थोड़े ज्यादा, कभी थोड़े कम। 200 से 250 बार धरती का हिलना महसूस होता है। हमारे देश की जमीन का करीब 59% हिस्सा भूकंप के उच्च खतरे वाले जोन में है। सबसे ज्यादा खतरा हिमालयी इलाकों को है। दिल्ली में एमसीडी मेयर चुनाव के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को भारी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिया है कि 24 घंटे के भीतर मेयर चुनाव के लिए पहली मीटिंग के वास्ते नोटिस जारी किया जाए। मेयर चुनाव से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को मौखिक टिप्पणी में कहा था कि मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को मेयर चुनाव के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली के एलजी ऑफिस, पीठासीन अधिकारी और बाकी से जवाब दाखिल करने को कहा था। इस मामले में आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और मेयर पद का चुनाव जल्द कराए जाने और मनोनीत सदस्यों को वोट देने की अनुमति के खिलाफ गुहार लगाई गई थी। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को महापौर चुनाव की नई तारीख का ऐलान हो सकता है। संभवतः बुधवार को महापौर चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम एक्ट के अनुसार न्यूनतम 72 घंटे पहले सदन की बैठक का नोटिस पार्षदों को देना होता है। ऐसे में शनिवार को महापौर चुनाव की तारीख आ जाती है तो रविवार की छुट्टी होने की वजह से सोमवार को ही पार्षदों तक नोटिस पहुंच जाएगा। ऐसे में बुधवार को सदन की बैठक बुलाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हालांकि सब कुछ उपराज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। ऐसे में न्यूनतम समय सीमा में महापौर का चुनाव कराना है तो बुधवार या बृहस्पतिवार को ये चुनाव कराया जा सकता है। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शुरू करने वाला दिल्ली भारत का पहला राज्य है। महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करने के बाद आप सरकार ने केंद्र से मेट्रो की सवारी मुफ्त करने का भी आग्रह किया है। दिल्ली में महिलाओं के लिए बस का सफर मुफ्त है। ये योजना केजरीवाल सरकार 3 साल पहले लाई थी। मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू होने के बाद से इस साल जनवरी तक 100 करोड़ गुलाबी टिकट बिक चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 3 वर्षों में इस योजना पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गुलाबी टिकट योजना आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार के चुनावी वादों में से एक थी और 2020 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी। महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करने के बाद आप सरकार ने केंद्र से मेट्रो की सवारी मुफ्त करने का भी आग्रह किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इन वक्फ प्रॉपर्टीज में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने केंद्र के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। खान ने जोर दिया कि वो केंद्र सरकार को वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करने देंगे। उप भूमि और विकास अधिकारी ने 8 फरवरी को बोर्ड को भेजे एक पत्र में उसे 123 वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से मुक्त करने के फैसले की जानकारी दी। मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय ने कहा कि जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर कहा था कि उसे दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
LNDO के पत्र के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने समिति का गठन किया था। बोर्ड के अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्रालय के डिप्टी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर को दिए जवाब में कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड 2 सदस्यीय समिति के गठन के खिलाफ जनवरी 2022 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुका है। मुस्लिम समुदाय इन 123 संपत्तियों का उपयोग कर रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से नियुक्त प्रबंध समिति या मुतवल्ली इन संपत्तियों की देखरेख करते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दबदबा बनाने के लिए लगातार 3 दिन तक नाबालिगों का गैंग फायरिंग कर ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम देता रहा। गैंग का सरगना भी नाबालिग है जो 2 हत्याकांड, 1 पुलिसकर्मी पर कातिलाना हमले और लूट समेत कई वारदातों में शामिल रहा है। इसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो बॉलीवुड मूवी के एक किरदार से प्रभावित होकर गैंगस्टर बनने का इरादा रखता था। इससे पहले इसके 3 साथियों को नॉर्थ ईस्ट जिले की वेलकम पुलिस पकड़ चुकी है। स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव ने बताया कि गाजियाबाद के लोनी निवासी 17 साल का नाबालिग 4 केसों में वांटेड था, जिससे लूटा गया स्कूटर बरामद हुआ है। हवलदार जोगिंदर को इस गैंग के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सक्रिय होने और निर्दोष लोगों पर फायरिंग करने की खबर मिली थी। इनका इरादा खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ध्यान अपनी ओर खींचने और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अपना दबदबा बनाने का था। नाबालिगों के इस गैंग का एक मेंबर इलाके में खुद के लॉरेंस सिंडिकेट के एक मेंबर के टच में होने की शेखी बघारता था। ये गैंग वारदात करने से पहले इंस्टाग्राम पर लाइव आता था और अगली वारदात की साजिश की जानकारी देता था। इंस्टाग्राम पर आईडी 302 और 307 नाम से बना रखी थी, जो हत्या और जानलेवा हमले की आईपीसी की धाराएं हैं। पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी को शिव विहार इलाके से दबोच लिया। इसके 2 साथी फरार होने में सफल रहे। इससे लूटा गया स्कूटर रिकवर हुआ है। पूछताछ में बताया गया कि इसके 2 साथी हाल ही में सुधार गृह से आए थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने सेक्सटॉर्शन गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी मेवात और भरतपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों ने व्यापारी से करीब 6 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग से वसूले थे। ये गैंग पिछले 6 महीने में 4 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। पुलिस ने गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद गुजरात के अहमदाबाद में हुई 2 करोड़ 70 लाख की वसूली के केस का भी खुलासा कर दिया है। एक प्रतिष्ठित व्यवसायी सुशील गौतम ने साइबर सेल क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्हें व्हाट्सएप पर एक लड़की से एक वीडियो कॉल मिला था, जिसने अपने कपड़े उतार दिए और शिकायतकर्ता को अपने कपड़े उतारने के लिए कहा था। स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि इसके बाद शिकायतकर्ता को एक शख्स का फोन आया, जिसने खुद को क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर विक्रम राठौर के रूप में पेश किया और सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता के अश्लील वीडियो को ब्लॉक करने के बहाने पैसे वसूल लिए। बाद में आरोपियों ने व्यापारी को बताया कि जिस लड़की ने फोन किया था उसने राजस्थान में आत्महत्या कर ली है, लिहाजा मामला गंभीर है, अब आपके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। व्यापारी बेहद डर गया और इस तरह आरोपियों ने पीड़ित से करीब 5,80,000 रुपए वसूल लिए। लगातार ब्लैकमेल किए जाने के बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। देश की राजधानी दिल्ली में हुए निक्की यादव के मर्डर केस की जांच अब तेज हो गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए निक्की की हत्या की साजिश रचने के आरोप में साहिल गहलोत के पिता वीरेंद्र सिंह, भाई आशीष और नवीन और दोस्त लोकेश और अमर को गिरफ्तार किया है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि पुलिस हिरासत में रिमांड के दौरान साहिल गहलोत से पूछताछ की गई। उसने अपना पूरा प्लान बताया और कहा कि निक्की की हत्या के बाद उसने अन्य सह आरोपियों व्यक्तियों को उसके बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद वे सभी साथ में शादी समारोह में शामिल हुए थे। इसके बाद सभी 5 सह आरोपियों, जिनमें पिता, 2 चचेरे भाई आशीष और नवीन और 2 दोस्त अमर और लोकेश से पूछताछ की गई और उनकी भूमिका की पुष्टि और पता लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। आगे की जांच चल रही है। दिल्ली के शकूरपुर इलाके में डबल मर्डर की खबर से सनसनी मच गई। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ब्रजेश नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटे की चाकू और पेचकस मारकर हत्या कर दी। आरोपी को पत्नी के अवैध संबंध का शक था। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच चल रही है। दिल्ली में प्रदूषण ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राजधानी में आज भी औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार 366 AQI दर्ज किया गया। वजीरपुर, शादीपुर, रोहिणी, नरेला, NSIT द्वारका और जहांगीरपुरी प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली NCR में ग्रैब 2 के प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई तरह की पाबंदियां रहेंगी। हर दिन सड़कों की सफाई होगी, जबकि हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा। होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा। अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी। इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।